अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर होगा, हमारी पहली वीडियो, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बुक की इंट्रोडक्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे 9 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड यानी कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम लोग जो है वो फिलहाल एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है क्योंकि आपको प्रीवियसली उस लेक्चर में दे दिया गया हुआ है, इसलिए हम लोग पर्टिकुलरली अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जी स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। देखें, पहली बात तो ये कि हमें चंद एक इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी ये टॉपिक समझना है तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर से भी पहले एक टर्म है प्रोग्राम, हमें इसका पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम क्या है? जो भी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, हदायत देनी है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और याद रखिएगा कि इट्स अ लॉजिकल डाटा, वी कैन नॉट टच देम, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच देम, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। और ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली आपके, ये क्या है जी? ये सॉफ्टवेयर है। इफ वी टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इट मीन्स दैट कि हमने डेली लाइफ में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, कोई ऐसी चीज बनानी है जो इंसानी जिंदगी के कामों को आसान कर देगी। हमने लेट्स सपोज मोबाइल फोन के अंदर सोशल मीडिया बनाना है। एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया आपने अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके हालातों वाकयात के साथ आप लोगों ने अवेयर रहना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया यूज करते हैं। या हम लोग गेम्स इस्तेमाल कर लेते हैं जी एंटरटेनमेंट के लिए। स्टडी पर्पज के लिए आप लोग जो है वर्ड प्रोसेसिंग का काम करने के लिए MS वर्ड यूज कर लेते हो। तो भाई ये सारे क्या है? ये एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली एप्लीकेशन इज द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेली लाइफ के कामों को करने के लिए। एंड नाउ हमें यहां पे पढ़ना है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए व्हाट आर द स्टेजेस एक्चुअली। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम की डेफिनेशन एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आगे क्या है जी? जो कि हमारा कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे और हमारी इंसानी जिंदगी के कामों को या कोई भी मामलात को जो है वो आसान करेंगे। जैसे अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सेक्टर में जो इस्तेमाल करते हैं लोग, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, आप लोगों के स्टडी पोर्टल्स होते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है जी? किसी भी काम को करने के लिए जो उसके अंदर जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या है? उसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेजेस को पढ़ना है। तो पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इटसेल्फ क्या है? इट्स अ फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, साथ साथ आपको इंशाल्लाह इसके नोट्स मिल जाएंगे, हर चीज उसमें एक्सप्लेन होगी, लेकिन आप लोगों ने डेफिनेटली उसको वीडियो के दरमियान में ध्यान से सुनना है। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क होता है जी रीयूजेबल कॉन्सेप्ट्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज रीयूजेबल कॉन्सेप्ट्स, कि जिसमें हम लोगों को कोई भी अगर काम करना है तो हम लोगों ने हर बार उसको स्टार्ट से नहीं करना, स्क्रैच से नहीं करना, बल्कि फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास चंद एक बिल्ट इन रीयूजेबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हम उनको अगेन इस्तेमाल करके अपने कोई भी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब ये है कि मेरे पास बिल्ट इन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, बनी बनाई चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास कोई भी चीज पहले से बनी है। आप एग्जांपल ले लें, जैसे डिजेंगो है, असल में तो ये जेंगो होता है वर्ड, ठीक है जी, डी साइलेंट है। तो जेंगो इज अ वेब फ्रेमवर्क कि जो लोग क्या करते हैं? बने बनाए लॉगिन्स यानी कि क्रेडेंशियल जहां पे आप लोग एंटर करते हो वो इस्तेमाल करने के लिए, या एडमिन पैनल होते हैं, ठीक है जी, वो आप इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हो? जेंगो से एग्जैक्टली इस वेब फ्रेमवर्क से आप लोग क्या करते हो? उससे वो मॉड्यूल पिक कर लेते हो। तो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। तो फ्रेमवर्क क्या हुआ कि जिसमें पहले से बने बनाए मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, फंक्शंस पड़े हुए हैं, और हम उनको अपने डेली लाइफ का कोई भी काम, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करने के लिए स्क्रैच से नहीं करेंगे, बल्कि वहां से वो कोड को पिक कर लेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ SDLC? ये इस क्वेश्चन के अंदर ही, इस स्टेटमेंट के अंदर ही एक इस तरह का जो है वो आर्टिकल है, वो कहता है कि एक्चुअली पर्पज ऑफ द SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि ये किसी भी काम को स्मूथली करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए, इफेक्टिवली करने के लिए, और किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? SDLC। क्योंकि एक्चुअली जब SDLC में आप ये नंबर ऑफ स्टेजेस यूज करोगे तो पहले तो आप अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर लोगे, यानी कि मैन्युफैक्चर कर लोगे।
उसको प्रोड्यूस कर लोगे, उसको बना लोगे। एंड सिर्फ यही नहीं है, बल्कि लास्ट स्टेप अगर आप इसका देखिए तो मेंटेनेंस है। मींस कि हम लोग उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे ताकि फ्यूचर यूज में उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके फॉर फ्यूचर यूज, राइट। तो अब हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस कौन कौन से, व्हाट आर द स्टेजेस? एक्चुअली यहां पर जो है हमारे पास बुक में आपके पास 6 स्टेजेस है, बट मैंने ये डिप्लॉयमेंट का जो है वो स्टेज उसमें ऐड किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने जी या फिर कोई ऐसा जो है आप कह सकते हैं कि जी कोई फास्ट टूल नहीं है कि आपने इसको एग्जैक्टली इतने ही शामिल करने। नो, आप याद रखिएगा ये 4 स्टेजेस में भी लोग कवर कर लेते हैं, लोग 10 स्टेजेस में भी कवर कर लेते हैं। तो उन्होंने एक स्टेप के अंदर फर्दर स्टेप्स शामिल किए होते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जी बुक में 6 डायग्राम से यहाँ पे जो 7 बॉक्सेस बन गए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल। आप लोग जो है कोई भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डिजाइन और इंप्लीमेंट के फेज के दरमियान में अगर हमारे पास कोई फेज आता है, डेफिनेटली बहुत सारे फेजेस आते हैं छोटे छोटे, तो वो हम लोग शामिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर फिलहाल हम लोग स्टेजेस के सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं, requirements. That is the most important and the very first step, that is a very primary concept in the SDLC. देखिए जी, स्टेजेस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है रिक्वायरमेंट्स का। आपने कोई भी काम करना है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में कहता हूं बनाना है, लेट्स सपोज उसमें जो बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है, हम लोगों को लाइब्रेरी में यूज होने वाले, लाइब्रेरी में यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर जो यूज होगा वो क्या करेगा, आपकी सारी इन्वेंट्री का हिसाब रखेगा। जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स आप लोगों से ली हैं, बोरो ली हैं, उनका हिसाब होगा। जो लोग रिटर्न करने आए हैं उनका हिसाब होगा, उनकी रजिस्ट्रेशंस होंगी, उनके क्रेडेंशियल्स होंगे ना डेफिनेटली आप लोगों के पास। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए वी नीड फॉर अ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। असल में आप बोलोगे बुक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन द लाइब्रेरी, राइट। कोई भी हेडिंग आप लोग दे सकते हो। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो उसके लिए सबसे पहला फेज हमारे पास कौन सा, अगर रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज के अंदर वी हैव 3 डिफरेंट स्टेप्स, सर्वे, इंटरव्यू और सर्वे एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वेशन एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट रिव्यू। देखिए रिक्वायरमेंट जो है ना, पहली बात तो याद रखिएगा 2 तरह की होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे भी आ गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। देखिए जी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जो आपके लिए जरूरी है, जो कंपलसरी है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जो उसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं और जो हम लोग आसानी से देखें, जो एक्चुअली हमारा मोटिव है, जो एक्चुअल हमारा टारगेट है, व्हाट टू डू, करना क्या है। तो देखें जी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, एक तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन ढूंढना है जी सबका, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके चलता हूं। तो इसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि इन्वेंट्री का नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना जी, जो लोग रिटर्न करने आएंगे बुक्स, उनके लिए उनका मॉड्यूल चाहिए। इसके अलावा जो बोरो करके लेकर जाएंगे बुक्स, ठीक है, लाइब्रेरी से, उनका हिसाब चाहिए। तो इट मींस दैट कि वो उसका फंक्शंस क्या है, फंक्शनल का वर्ड कहां से निकला है, फंक्शंस। और फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम, जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ये वाली रिक्वायरमेंट्स है। सोशल मीडिया का फंक्शन क्या है जी, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को अपडेटेड रखना, लोगों को जो है वो अप टू डेट रखना, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वहां पे लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना आर्टिकल्स के थ्रू, ये उसका फंक्शन है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, नॉन फंक्शनल के सिस्टम किस तरह से काम करता है, हाउ टू डू दैट, यानी कि वो किस तरह से कर रहा है। जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस, कि वो मल्टीपल पीपल को या मैक्सिमम ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसकी रीयूजेबिलिटी, कि हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी स्केलेबिलिटी, कि वो मैक्सिमम उसकी डोमेन क्या है, हम उसको किस हद तक यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, कि वो कितनी देर तक आपके पास अवेलेबल है, 24 आवर्स, 18 आवर्स, 16 आवर्स, 12 आवर्स, 8 आवर्स, तो ये उसकी अवेलेबिलिटी है। इंटेग्रिटी, डाटा की क्या इंटेग्रिटी शो होती है, यानी कि ये तो नहीं है कि डाटा फर्स्ट स्टेज पे कुछ और था एंड लास्ट स्टेज पे कुछ और था। तो इट मींस दैट कि ये जो उसके ये वाले फैक्टर्स है ना, ये आपके नॉन फंक्शनल है। मींस के ये असल में हमने करना नहीं है, ये सिस्टम के अंदर जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। द रिक्वायरमेंट फेज में अब हमारे पास जो 3 फेजेस हैं, सर्वे, यानी कि आप लोग जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, कोई भी चीज आपने बनानी है, सबसे पहले आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको करना क्या, एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो। तो उसमें सर्वेज हैं, लोग इंटरव्यूज और सर्वेज के जरिए से देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या। मुझे कोई भी चीज बनानी है, लेट्स सपोज, तो मैं लोगों की रिक्वायरमेंट देखूंगा, लोगों ने क्या करना है, क्या कौन सी बुक्स लोग जो है वो यूज करते हैं, इन्वेंट्री में कौन सी बुक मुझे जो है वो वहां पे लाइब्रेरी के अंदर शामिल करनी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब मैं ढूंढूंगा ना,
तो वो कौन सा, ये सर्वे और अगर इंटरव्यू के जरिए से ढूंढूंगा तो ये पहला स्टेप है। नंबर 2 पे ऑब्जर्वेशन। आप लोग खुद देखें कि यूजर किस तरीके से किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी नीड क्या है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, आप अपनी जो है वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली, अपनी थिंकिंग पावर के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो और देख रहे हो कि जो लोगों की जरूरत है वो एक्चुअली क्या है। नंबर 3 पे डॉक्यूमेंट रिव्यू, क्या आप उसके अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ रहे, कोई डॉक्यूमेंट आप रीड कर रहे हो, कोई रिपोर्ट आप रीड करके पढ़ के समझ रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट रिव्यू है। ये 3 मेथड है, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के। देखिए सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करोगे, देन डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेप पे परफॉर्म कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को भी फ्रेमवर्क कहते हैं, जहां पे हमारे सारे कंपोनेंट्स इस तरीके से लेयर बाय लेयर अटैच्ड होना, उस चीज को भी फ्रेमवर्क ही बोलते हैं। यानी कि ये एक डीप कॉन्सेप्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सम स्टेजेस। वी हैव द स्टेजेस हियर। द सेकंड स्टेज इज एनालिसिस। इफ वी टॉक अबाउट द एनालिसिस, एनालिसिस मीन तज्जिया। जब आप लोग किसी भी चीज का क्या करते हो, डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तज्जिया। अब देखें जी आपने तज्जिया कैसे करना है, उसके लिए देखें हमारे पास है कि एनालिसिस का मतलब है, यहां पर आप ये समझ लीजिए विश लिस्ट, कि भाई आप लोग इसमें विश लिस्ट बनाओगे, यूजर चाहता क्या। तज्जिया है ना, उसके अंदर फर्दर जैसे कि लेट्स सपोज एक पॉइंट है जी हमारा, हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स कौन सी चाहिए, यूजर नेम, लास्ट नेम, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। पहले आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन में हम लोगों को नेम चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने एनालिसिस किया उसका। नेम में फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग किसी और चीज के ऊपर आप कहते हो जी डेट ऑफ बर्थ, नहीं जी हमें एज चाहिए, हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। बात तो तकरीबन अगर डेट ऑफ बर्थ ले ली तो एज भी डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन चले लेट्स सपोज आपने कहा जी नहीं मुझे एज ही चाहिए। तो इस तरीके से हम डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हैं जिसमें हम विश लिस्ट बनाते हैं। और एनालिसिस सिर्फ जो है वो किसी एक एंड से नहीं होता, मतलब हमने उस पूरे सिस्टम के अंदर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल हम लोगों ने हर लिहाज से क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है सारी रिक्वायरमेंट्स का। देखें मैंने कहना जी परफॉर्मेंस में तकरीबन ऐसा सिस्टम बनाना है जो एक वक्त में, एक करंट टाइम में जो है 10,000 लोगों को सपोर्ट कर सके। यानी कि 10,000 लोगों की अगर ट्रैफिक वहां पे आ जाती है तो वो सिस्टम जैम ना हो जाए, हैक वो स्टक ना हो जाए, स्लो ना हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, बरकरार रहे। तो ये मेरा जो है क्या है, एनालिसिस है कि ये सारी चीजें मैंने तज्जिया में पहले से क्लियर करनी है। और एनालिसिस फेज की नीचे डिटेल्स जो है आर्टिकल में आपको नहीं मिलेंगी, इसका आर्टिकल आप खुद तैयार कर लेंगे। डिजाइन, थर्ड पे है जी डिजाइन। देखें जी क्रिएटिंग द डायग्राम्स, विजुअलाइजेशन मीन्स के, फिर उसके लिए मॉडल्स यानी कि मॉकअप्स तैयार करना, उसका आर्किटेक्चर प्लान करना एंड द स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। हम इसको डिटेल में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए डिजाइन फेज में आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स ले ली, एनालिसिस कर लिया, एंड नाउ वी आर एट द स्टेज नंबर 3। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। मींस के ये डिजाइन फिजिकल डिजाइन नहीं होगा, मतलब अभी आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप स्केच बुक्स पे कर रहे हो, पेपर वर्क पे कर रहे हो, यानी कि सिंपल ब्लैंक्स पेपर के ऊपर आप स्केच बना रहे हो, फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे हो। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में थोड़ा सा अंदाजा है तो आप इस चीज को समझते हो कि फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप किसी भी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, देखिए यहां पे हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स ली, यहां पे हमने तज्जिया किया, हर चीज का एनालिसिस किया, अगर फर्दर कुछ चीज चाहिए तो वो भी गैदर की, एंड देन यहां पे आगे डिजाइन फेज पे। अब हम लोग जो है फिजिकल डिजाइन नहीं कर रहे, मतलब उस सॉफ्टवेयर को वाकई में बना नहीं रहे। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, और प्रोग्राम्स लिखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। और अभी इस वक्त आप कोडिंग नहीं कर रहे, आप लैंग्वेज का कोड नहीं कर रहे, आप किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है जी, कि वो चीजें जो है वो किस तरह से करनी है। आप उसका रफ स्केच बना लेते हो। एक ऐसे समझ लीजिए जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना, ठीक है, उसका सारी डिटेल्ड उसका स्ट्रक्चर रेडी करवाना, किसी आर्किटेक्ट से आर्किटेक्चर बनवाना उसका, आप ये समझ लीजिए कि उसका प्लान रेडी करवाना, उसका नक्शा तैयार करवाना। ये कौन सा फेज है हमारा, फेज नंबर 3 डिजाइन, जिसमें हम डायग्राम्स क्रिएट करेंगे, हम उसके मॉडल्स बनाएंगे। मॉडल के लिए स्पेशल वर्ड वहां पे लिखा हुआ बुक के अंदर, मॉकअप, और मॉकअप्स रेडी किए जाते हैं। ये जस्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए लोग मॉकअप्स बनाते हैं कि मैंने जो है वो रजिस्ट्रेशन के पेज को बनाने के लिए ये काम करना है, जब मैंने इन्वेंट्री का सारा डेटाबेस शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर तो मैंने ये चीजें इस तरीके से डिजाइन शो करवाना है, ये लोगो यहाँ पे शो करवाना है, कलर स्कीमिंग ये होगी, साथ में ये वाला मेन्यू शो हो रहा होगा, इस तरह से ड्रॉप डाउन शो हो रहे होंगे, इस तरह से पॉपअप्स शो हो रहे होंगे, इस तरह से नीचे टास्क बार में ये मैंने काम करवाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, मॉकअप्स और मॉडल्स के जरिए से रेडी कर देते हैं। एंड देन प्लान द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के किस तरीके से द वे द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में आप क्या करोगे,
प्लान आर्किटेक्चर में आप उसके कंपोनेंट्स किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है इस चीज को डिसाइड करोगे एंड स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा फर्दर इन स्टेजेस के ऊपर अगर आप लोगों को फर्दर किसी चीज की जरूरत है तो वो हम लोग वो भी स्पेसिफाई करेंगे। इट मींस दैट डजंट मीन दैट कि ये रिक्वायरमेंट्स का फेज ये है तो इसी पे सिर्फ रिक्वायरमेंट्स होंगी। नो, टेस्टिंग से पहले भी टेस्टिंग है यहाँ पे। इसी तरीके से हर स्टेप पे अगर आप लोगों को कोई चीज चाहिए तो वो स्टेप उसमें शामिल होगा, तो स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स भी इसी का एक स्टेप। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन। अब हम आगे इंप्लीमेंटेशन पे, जब हम करेंगे कोडिंग, डायग्राम इवन कोडिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। अब हम करेंगे कोडिंग, मींस के पहले तो हम कोड डिसाइड करेंगे। मैंने लिखा डिसाइड द वर्जन, इवन वर्जन नंबर तक डिसाइड करेंगे। पाइथन के जरिए से काम करना है, जावा के जरिए से काम करना है, सी लैंग्वेज यूज करनी है, पीएचपी यूज करनी है, डॉटनेट यूज करनी है, वर्डप्रेस के जरिए से कोई काम होने वाला है। आपने जिस तरह का काम करना है उसके लिए आप लोग कोई भी लैंग्वेज डिसाइड करते हो और उसका कोड करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि उसके प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट कर देते हो। दैट इज द कोडिंग फेज। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोड करने के बाद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप प्रोग्राम्स को लिख रहे हो, आप फाइल्स बना रहे हो, उन फाइल्स को आपस में अटैच कर रहे हो, और एक कंप्लीट प्रोग्राम का एक मोटिव होता है, मकसद होता है कि वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो वो आपने सारा फेज इसमें कंप्लीट कर लिया। और इसमें भी आती है एक बेसिक टेस्टिंग, यानी कि जो चीज आप कर रहे हो साथ साथ चेक करो, डिबगिंग प्रोसेस करते जाओ साथ साथ रन, कि उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसमें कोई मसाइल तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर आ जाती है, लॉजिकल एरर आ जाती है, रन टाइम एरर आ जाती है, किसी भी तरह की एरर तो नहीं आ रही। ये सारी चीजें हम क्लियर करते हैं बेसिक टेस्टिंग में, इंप्लीमेंटेशन के फेज में। हम आगे जी नेक्स्ट स्टेज पे, स्टेज नंबर 5, द टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज आपने बनाई है उसको टेस्ट करो, उसको फंक्शनली टेस्ट करो, उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करो और उसकी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करो। 3 चीजें हमने टेस्ट करनी है। लोग इससे ज्यादा भी करते हैं, लेकिन हमने चले टेस्टिंग का फेस करना होता है क्यूए के जरिए से, क्वालिटी अश्योरेंस के जरिए से। एक प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स होती हैं उसमें प्रॉपर एक टीम होती है क्यूए की, क्वालिटी अश्योरेंस, जिसका काम होता है कि जो चीज डेवलपर्स ने बनाई है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो चीज रेडी कर दी, कोड कर दिया, सारा कुछ कर लिया। एक तो सबसे पहले ये कि ये टीम अलग, ये टीम अलग एंड ये टीम अलग, ये सारी चीजें अलग से हुई हैं और डेवलपर्स ने कोड इंप्लीमेंट कर दिया, कोड लिख दिया। अब क्यूए की टीम क्या करेगी, टेस्ट करेगी, चेक करेगी क्या इश्यूज हैं, मैक्सिमम बग्स निकालने की खुद कोशिश करेंगी। जैसे कि एक कार कंपनी जब एक कार रेडी करती है तो उसको जानबूझ के वो दीवार में टकरा कर देखते हैं कि क्या उसके वो जो एयर बैग्स होते हैं, एक सिक्योरिटी फीचर है ना, तो वो सेफ्टी फीचर है, तो वो ओपन होते हैं कि नहीं होते। बात समझ आ रही है? इट मींस दैट कि कोई भी कंपनी जब वाटरप्रूफ मोबाइल बनाती है तो वो उसने खुद उसको पहले पानी में जानबूझ के उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक उसको देखेगा उसके अंदर ड्रॉप करके कि भाई क्या उसमें कोई पानी का इश्यू तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि जो चीज आप बनाते हो उसको जानबूझ के आप चेक करते हो उन फीचर्स को कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। डेफिनेटली अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको मैन्युफैक्चर कर देगा बड़े पैमाने पे, और जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो फिर लोग उसमें गलतियां निकालेंगे, उसमें मसले लोग निकालेंगे, और जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने 3 चीजें टेस्ट करनी जी। फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग कि जिस काम को करने के लिए उसको बनाया गया क्या वो कर रहा है, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2 पे परफॉर्मेंस टेस्ट कि वो जो उसके अंदर रीयूजेबिलिटी का फीचर है, इंटेग्रिटी है, क्या वो चीजों को ठीक से स्केल कर पा रहा है, या फिर कंपैटिबिलिटी कि वो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर, मुख्तलिफ मशीन के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि कंपैटिबिलिटी का इशू कहां आता है, आपने एक प्रिंटर अटैच किया कंप्यूटर के साथ, वो कंपैटिबल नहीं है, यानी कि एक्चुअली प्रिंटर भी ठीक है, कंप्यूटर भी ठीक है, लेकिन आपस में कंपैटिबल नहीं है। वो दोनों हार्डवेयर आपस में कनेक्ट होने पर कंपैटिबिलिटी नहीं शो करवा रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू हो सकता है, 32 बिट आर्किटेक्चर, 64 बिट आर्किटेक्चर का इशू हो सकता है, किसी भी वजह से वो जो है वो चीज लैग कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम टेस्टिंग में हर तरह का फेज, फंक्शनल टेस्टिंग यानी कि वो जो जिस काम के लिए बनाया गया था, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, फिर वही बात कि ये नॉन फंक्शनल का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू में क्लियर हो सकता है कि फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्मेंस क्या है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। और इसके अलावा हमने कंपैटिबिलिटी डिस्कस करनी होती है। ठीक है जी, यहां तक हो गया। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के मैंने स्टेप्स यहां लिखे हैं, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना और टेस्ट करना। टेस्टिंग फिर यहां पे आ गया। ठीक है जी, टेस्टिंग कर ली, इफ एवरीथिंग इज ओके तो अब हम लोग नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम उस चीज को करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब क्या है, डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय एक हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर्स को, इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल करने का जो अमल है, द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर इनटू द हार्डवेयर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉयमेंट।
अब आप करोगे डिप्लॉय। डिप्लॉय में सबसे पहला फेज आ गया इंस्टॉल, कि आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का होना उस चीज के ऊपर जरूरी है। देन आप कॉन्फ़िगर करते हो, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है कि किस चीज के लिए क्या चीज चाहिए, यानी कि उसके लिए फर्दर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, वो सारी चीजें हमारी कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा होती हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप भी परफॉर्म करते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर। नंबर 3 पे हम टेस्ट करते हैं कि जो चीजें हमने की हैं क्या वो सारी परफेक्टली फाइन है, क्या वो सारी ठीक से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट फेज क्लियर हो जाएगा। मीन टू से दैट कि हमने वो सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ तक रेडी कर ली, टेस्ट कर ली, अब हम उसको प्रैक्टिकली डिप्लॉय कर दिया है, मीन्स के पब्लिकली उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहां पर काम तो कंप्लीट हो गया, बट द लास्ट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम उसको मेंटेनेंस के ऊपर काम करते रहेंगे। थोड़ा हेक्टिक होगा, क्यों? क्योंकि भाई काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। आस्ता आस्ता से उसके अंदर जो है डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कभी भी 110% परफेक्ट नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चीज जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर आ जाए, मशीन एरर आ जाए, कुछ ना कुछ चीजें ये हमेशा हिस्सा रहेंगी। तो मेंटेनेंस के लिए इसलिए हम क्या करेंगे कि हम उसको थोड़े अरसे के बाद, 5 माह बाद, 6 माह बाद हम उसको मेंटेन करते रहेंगे, हम उसमें से एरर्स को रिमूव करते रहेंगे, जो भी पर्टिकुलर इश्यूज आएंगे, या फिर फीचर इनहांस करते रहेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज अगर एक सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम आता है ना, कोई भी उसी वर्जन का, उसी चीज से रिलेटेड, उसका जब सेकंड जो है फेज आता है या सेकंड वर्जन आता है, तो वो पहले को अपडेट ही करते हैं ना। तो अगर आपने कोई फीचर ऐड करना है तो वो भी मेंटेनेंस का हिस्सा है, या अगर कोई इशू आ गया रिजोल्व कर रहे हो वो भी मेंटेनेंस का हिस्सा है। एंड और कुछ लोग जो है इस पूरी एसडीएलसी के स्टेप्स के बाद एक स्टेप फाइंड करते हैं, इसमें जो है वो लिखते हैं, और वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। आपने भाई जो कुछ भी किया ना, सारा जो भी इश्यूज आए, जो भी मसले आए, जिस तरीके से भी आपने डिबगिंग की, जिस तरह से भी आपने इश्यूज को रिजोल्व किया, जो भी आप लोगों ने चीजें प्लान की, रिक्वायरमेंट्स की, ईच एंड एवरीथिंग उसको एक बार लिख लो, हाथ से लिख लो, उसको टाइप कर लो और उन चीजों को सेव कर लो फॉर फ्यूचर यूज। कभी भी अगर उस तरह का सेम इशू आता है, कोई इस तरह की प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, तो आप लोगों ने प्रीवियसली क्या काम किया था वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये थी जी हमारी सारी स्टेजेस किसकी, एसडीएलसी के। इसके अलावा जो भी इसमें कोई पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम, कोई भी इशू होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। एसडीएलसी यहां से लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, द स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी या द फ्रेमवर्क एसडीएलसी, इस तरीके से। या फिर वो कहेगा जी कि आप एसडीएलसी को एक्सप्लेन करें, वो नंबर ऑफ स्टेजेस आपको कह देता है 3 को एक्सप्लेन कर दो, 4 को कर दो। आपने बनानी सारी है, डायग्राम सारी बनाए, हाँ एक्सप्लेन उतनी करें जितनी है, जितनी आपको कही गई है, और वो भी तरतीब से, एक सीक्वेंस के साथ। कोशिश करें कि शुरू से करें, पहली 3 है या पहली 4 है या पहली 5 है, जितनी भी आपको कहा जाए क्वेश्चन में, आप एक सीक्वेंस के साथ एक तरफ से उसको जो है वो स्टार्ट करें और उसको सोल्व करें। होप्स हो कि ये आपका लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप एनीटाइम पोर्टल से पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपकी ये चीज काम की है और आपको पसंद आई, और आपकी किसी भी तरह से अगर आपको वो असिस्ट कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने कोलीग्स के साथ, अपने मेट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।